हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा यूके ट्रिपल एससी के लिए पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही थी उसका हम लेक्चर नंबर 13 देखने जा रहे हैं। इस पीवाईक्यू लेक्चर सीरीज में हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जनरल क्वेश्चन यानी कि स्टैटिक जीके को हम इसमें डिस्कस करते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, जो भी सारे जिस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे यूके ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके लेक्चर होने वाले हैं आगामी आपके जो भी एग्जाम है यूके ट्रिपल एससी जो कंडक्ट कराता है उसके लिए तो रेलेवेंट है ही, साथ में आप यूके पीएससी के लिए भी रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारे जो एग्जाम में आए जाते हैं वो काफ़ी रेलेवेंसी रखते हैं एग्जाम से, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो चाहे यूके पीएससी हो। इनका पैटर्न एक तरीका रहता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है, बस इतना सा फ़र्क रहता है, और थोड़ा सा लैंग्वेज किस तरीके के क्वेश्चन के ऑप्शंस किस तरीके से होते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो ये आपके यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। और अभी तक हम 12 लेक्चर कर चुके हैं और हर लेक्चर में हम 10-10 क्वेश्चन करते हैं, साथ में उसके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा है लेक्चर नंबर 13, और अभी तक आपने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो उनको भी आप देख लीजिए, ये आपके लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं और आपके रिवीजन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और सूची 1 में क्या दे रखे हैं, कुछ जगहों के कुछ नगर की बात कर रहे हैं, और सूची 2 में किस नगर को किस तरीके से बोला जाता है ये हमें दे रखा है। तो देखते हैं, सबसे पहले पत्तन नगर। पत्तन मतलब होता है बेसिकली पोर्ट सिटी की बात कर रहे हैं, पोर्ट सिटी। ऐसे ही औद्योगिक नगर यानी कि इंडस्ट्रियल सिटी बोल रहे हैं। खनिज आधारित नगर यानी कि मिनरल रिलेटेड सिटी बोल सकते हैं। ऐतिहासिक नगर मतलब हिस्टोरिक सिटी बोलो। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, सी भूमि, क्योंझार, रीवा, आगरा, जयपुर, जोधपुर, मुंबई, कोलकाता, और चेन्नई, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर। अब इसके थोड़ा सा ऑप्शंस को भी ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें से अगर मैं देखूं, ऑप्शन ए को देखूं, पत्तन नगर कहाँ होंगे, पोर्ट सिटी कहाँ होगी, जहाँ पे आपका क्या है, सी टच करता है जहाँ इंडिया के यानी कि तटीय क्षेत्रों की बात हो रही होगी। तो इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो इसमें देखो, मैं अगर ऑप्शंस को देखूँ, सिंह भूमि, क्योंझार, रीवा, ये सब आपके बेसिकली पड़ते हैं झारखंड वाले इलाके में, झारखंड उड़ीसा वाले इलाके में पड़ते हैं। ठीक है, आगरा, जयपुर, जोधपुर ये भी क्या पड़ता है, ये भी हमारा नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, यानी कि यहाँ भी हमारा पोर्ट वोट नहीं है। अब पोर्ट बेसिकली मुंबई और कोलकाता जो है ये हमारे पोर्ट सिटी हैं। और अगर इसमें चौथा ऑप्शन देखो तो चेन्नई एक पोर्ट सिटी है, लेकिन भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर ये क्या है, ये पोर्ट सिटी नहीं है। तो हमारा पत्तन नगर का जो राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका मैच हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, ए का 3 से होना चाहिए। अब अगर ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस को अगर हम ऑब्जर्व करें, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में, ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है ए का मैच 3 से कर रहे हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन जो है उसी से हमारा आंसर आ जा रहा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये अगर आपको कुछ नॉलेज है, मतलब नॉलेज है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, बाकी एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। एग्जाम में इसी तरीके से पूछा गया था और ऑप्शन ए से हमारा सीधा आंसर बन गया था। अब आपको थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, तो अगर आप एक को भी कर लेते हैं तो उससे आपका आंसर निकल जाने वाला है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। पत्तन नगर पोर्ट सिटी, मुंबई और कोलकाता। मुंबई में कौन सा है, JNPT, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको नावा सेवा भी बोला जाता है। ठीक है, नावा सेवा। ठीक है, और कोलकाता में क्या है, कोलकाता में आपका कोलकाता भी पोर्ट सिटी है। ठीक है, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब पोर्ट सिटीज़ हैं। ऐसे कांडला जब आपका कांडला पोर्ट है, कांडला जो बंदरगाह है ये कहाँ है आपका, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये हमने कुछ पोर्ट के बारे में देख लिया। अच्छा, अब औद्योगिक नगर को देखते हैं। औद्योगिक नगर अगर ऑप्शन ए में देखें तो बी का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो अगर वैसे भी ऑब्जर्व करें तो औद्योगिक नगर में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि सिंह भूमि, क्योंझार ये भी क्या औद्योगिक नगर है एक तरीके से। और लेकिन जो अगर नगर की बात करें प्रॉपर सिटी के रेफरेंस में देखें तो औद्योगिक नगर हमारे कौन से होने चाहिए, चेन्नई, भिलाई, राउरकेला और जमशेदपुर। चेन्नई आपका तमिलनाडु में, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, राउरकेला आपका उड़ीसा में, और जमशेदपुर आपका झारखंड में पड़ता है। ठीक है, इन प्लेसेज के आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जैसे भिलाई आता है ना, भिलाई से कुछ आपको याद आना चाहिए, भिलाई और राउरकेला से। भिलाई और राउरकेला में क्या है, आपके स्टील प्लांट है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टील प्लांट है हमारे
जो हमने कब लगाए थे, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान लगाए थे। अब कौन सी पंचवर्षीय योजना है, अब यहाँ से आपके दिमाग में आना चाहिए पंचवर्षीय योजना है, तुरंत से रिकॉल कीजिए, पंचवर्षीय योजनाओं को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो स्टील प्लांट लगाए थे हमने कौन सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए थे, सेकंड पंचवर्षीय योजना। अब कब से कब तक चली थी ये, अच्छा तो सबसे पहले तो पहली पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, फर्स्ट समझ लेते हैं, फर्स्ट का टाइम पीरियड देखते हैं। फर्स्ट चली थी हमारी 1951 से 1956, 5 साल के लिए होती है पंचवर्षीय योजना। फिर सेकंड जो चली थी हमारी 1956 से लेके 1961 तक हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना चली थी। उसी में हमने स्टील प्लांट सेटअप करे थे। स्टील प्लांट कहाँ कहाँ सेटअप करे थे, तो 3 स्टील प्लांट हमने सेटअप करे थे। कौन कौन से, भिलाई में, राउरकेला में और दुर्गापुर में। और कौन सी कंट्री की हेल्प से हमने सेटअप करे थे वो भी देखते हैं। भिलाई का है छत्तीसगढ़ में, इनकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके के भी बनते हैं। छत्तीसगढ़ में भिलाई में हमने स्टील प्लांट सेटअप करा था रसिया की हेल्प से। राउरकेला पड़ता है आपका उड़ीसा में पड़ता है, और ये हमने सेटअप करा था किसकी हेल्प से, राउरकेला जो हमने सेटअप करा था ये करा था हमने जर्मनी की हेल्प से। और दुर्गापुर पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में, ये हमने यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की हेल्प से सेटअप करा था हमने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने इंडस्ट्री पे फोकस करा था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो किस पे बेस्ड था, पीसी महालनोबिस ने दिया था, पीसी महालनोबिस ने मॉडल दिया था। ठीक है, और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था वो था हमारा हेराल्ड डोमर मॉडल था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, इन पे फोकस करा था। ठीक है, और इन्हीं को बांधों को ही जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सब चीज़ें इसके रिलेटेड डिस्कस कर ली। अच्छा, अब तीसरा देखते हैं खनिज आधारित नगर हमारे सिंहभूमि, क्योंझार, रीवा। ठीक है, सिंहभूमि पड़ता है आपका झारखंड में, क्योंझार पड़ता है उड़ीसा में, रीवा पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, ये आपकी छोटा नागपुर वाली बेल्ट आती है। ठीक है, और ऐतिहासिक नगर आगरा, जयपुर, जोधपुर, ये सब क्या है, ऐतिहासिक नगर है। आगरा अकबर से रिलेटेड है, जयपुर जोधपुर हमारा राजपूताना से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे कुछ नगरों की बात हो रखी है, ठीक है, मिनरल्स सिटी, इन सिटीज़ को कुछ थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने मैप लगा रखा है जिसमें हम मेटल इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, कहाँ कहाँ हमारी मेन जो फेमस मेटल इंडस्ट्रीज हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैप से समझेंगे तो हमारा क्या होता है, कभी कभी मैप में क्या होता है सीक्वेंस में अरेंज करने के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि कौन सा नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट किस तरीके से अरेंज करना है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में, ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसके लिए आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले यहीं से नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में एक इंपॉर्टेंट जगह दिख रही है ये खेतड़ी आपकी पड़ती है राजस्थान में। ये आपके तांबा के लिए फेमस है, तांबा यानी कि कॉपर के लिए फेमस है, खेतड़ी की खान है। ठीक है, खेतड़ी में यहाँ कॉपर माइंस है आपकी। ऐसे ही लुधियाना में मिलती है आपकी मशीन टूल्स बनते हैं यहाँ। ठीक है, मशीन टूल्स के लिए फेमस है, लुधियाना हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, चेन्नई यहाँ है। ठीक है, ऐसे बेंगलुरु हो गया, बेंगलुरु तो IT हब हो गया। ठीक है, ये क्या है, मशीन टूल्स के लिए फेमस है। और ये आपका ये राउरकेला यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, राउरकेला में आपका कॉपर की माइंस भी हैं, और भी ये वाला जो पूरा रीजन है झारखंड, ये वाला इस तरफ ये जो है इसको बोला जाता है छोटा नागपुर क्षेत्र, जिसका दूसरा नाम है इंडिया का रूर स्टेट ऑफ इंडिया। रूर क्या है, जर्मनी में एक जगह है, तो उसी के नाम पे रूर क्षेत्र बोला जाता है। रूर क्षेत्र किसको बोला जाता है, छोटा नागपुर क्षेत्र को ही बोला जाता है। ठीक है, तो यही हमारा आपका सिंहभूमि, ये सब लोकेशन के आसपास ही, और ये जमशेदपुर, ये भी आपका ये झारखंड में ही पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से कानपुर भी हमारा क्या है, फेमस है, मशीन टूल्स बनती हैं। ऐसे ही मिर्ज़ापुर एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। ठीक है, ऐसे जमशेदपुर भी एल्यूमिनियम के लिए फेमस है, एल्यूमिनियम और ठीक है, एल्यूमिनियम और ये सब चीज़ें यहाँ एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा। और यहाँ पे पोर्ट सिटी भी देख लेते हैं, पोर्ट सिटी भी दिख रही है कुछ यहाँ पे, जैसे कोची पोर्ट सिटी का केरला में कोची पोर्ट सिटी होगी, या चेन्नई में पोर्ट सिटी होगी। ऐसे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पोर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही मुंबई में नावा सेवा हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हो गया और मुंबई पोर्ट हो गया, गुजरात में कांडला हो गया, ऐसे ही वेस्ट बंगाल में कोलकाता हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन देखो, हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ये मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना है। इसी का यहाँ पे इंग्लिश में भी वर्जन दे रखा है, इसी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, वायुमंडल की परतों के बारे में बात हो रही है। अब देखो आपको
एग्जाम में क्या है इसी तरीके से दिए थे, मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज, ठीक है। तो इनके आपको इसी तरीके से नाम भी याद होने चाहिए। अब ये मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज ये क्या होते हैं, इसको पहले हम वायुमंडल की परतों को समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये है वायुमंडल की परतें। सबसे नीचे होती है हमारी अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या है, इस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, ठीक है। ऊपर जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाएगी तो अर्थ का एटमॉस्फेयर उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है वो समझते हैं। सबसे नीचे आता है हमारा अर्थ के जो नियर बाय होता है वो होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जिसी को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। और जो ट्रोपोस्फेयर होता है ये होता है, इसकी रेंज भी आपको पता होनी चाहिए। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक, 0 से 12 किलोमीटर की रेंज, ठीक है। इस तरीके का ये इसकी एवरेज रेंज जो होती है ट्रोपोस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर। फिर इसके बाद पड़ता है स्ट्रेटोस्फेयर, टी के बाद ऊपर एस, टी एस। फिर ऊपर जाएंगे तो मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, टी एच लिख देता हूँ, फिर एक्जोस्फेयर। इस तरीके से चलता है। तो सबसे नीचे आता है ट्रोपोस्फेयर यानी 0 से 12 किलोमीटर की रेंज में। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, 13 से 50 किलोमीटर की रेंज में। और समताप मंडल में ही क्या होती है, हमारी ओजोन परत भी होती है जो हमारे क्या करती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। फिर समताप मंडल के ऊपर आता है मध्य मंडल यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, मीजोस्फेयर। इसकी रेंज क्या होती है, 51 से 80 किलोमीटर के बीच की रेंज होती है। फिर इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर यानी कि ताप मंडल, यानी कि जो थर्मोस्फेयर जो तापमंडल होता है ना, यहाँ से ऊपर को पूरा का पूरा ये एक तरीके से आयंस होते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ हीटिंग होती है काफ़ी। तो ये होता है 81 से 800 किलोमीटर के आसपास आता है। फिर इसके बाद आता है एक्जोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल बोल सकते हैं, जो 800 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच के रेंज में आ जाता है। तो हमारा क्या होता है, क्षोभ मंडल में हमारे क्या विमान उड़ते हैं, बादल बनते हैं, ये सब बारिश होती है, ये सब घटनाएं कहाँ होती हैं, हमारी क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में होती है। और क्षोभ मंडल का जो ऊपरी सीमा होती है इसी को क्या बोला जाता है, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज। ऐसे ही स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल की ऊपरी जो सीमा होगी उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। बस इजी सा है, स्ट्रेटोपॉज। ऐसे मध्यमंडल यानी कि मीजोस्फेयर की जो ऊपरी सीमा होगी उसको बोला जाता है मीजोपॉज। इसी से क्वेश्चन बने बस इसी तरीके से। ऐसे ही तापमंडल यानी कि आयनमंडल के ऊपर की जो होगी, बेसिकली तापमंडल के आसपास और ये पूरा आयनमंडल शुरू हो जाता है, तापमंडल थर्मोस्फेयर, इसको थर्मोपॉज बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से चलता है। और जो हमारा क्या होता है, मध्यमंडल और तापमंडल यानी कि मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं कार्बन रेखा। यहाँ से हमारा अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखिए। और थर्मोस्फेयर में हमारे उपग्रह जो क्या करते हैं, संचारित किए जाते हैं, यहीं से हमारे ये सिग्नल भेजते हैं। और मध्यमंडल में क्या होते हैं, उल्कापिंड आते हैं जो हमारे दिखते हैं ना, टूटता तारा, वो सब क्या है, ये आपके मध्यमंडल में होता है। और वायुमंडल में हमारे अंतरिक्ष यान, बेसिकली वायुमंडल जब अंतरिक्ष कक्षा के बाहर चले जाते हैं तो मतलब जो बाहर आउटर स्पेस जो होता है, बेसिकली अर्थ का जहाँ ग्रेविटी कम होती है, तो वो क्या होता है, वायुमंडल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। अब काफ़ी इजी हो गया और इसको आप इसी तरीके से याद रख सकते हैं, ETM ST करके, ठीक है। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे याद करने का, इसका एक्रोनिम बना सकते हैं। अब ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन के। मीजोपॉज, मीजोपॉज यानी कि मध्यमंडल की बात हो रही है, मध्यमंडल की ऊपरी सीमा, पहला बिल्कुल सही है। स्ट्रेटोपॉज, समताप मंडल की ऊपरी सीमा, दूसरा भी बिल्कुल सही है। स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं ना समताप मंडल, ऐसे ट्रोपोपॉज यानी कि क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी सीमा, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल तो अपने आप में एक मंडल है ना, ये सीमा तो कुछ है ही नहीं। आयन मंडल तो आयनोस्फेयर हो जाता है। क्या बताया मैंने, मीजोस्फेयर यानी कि जो हमारा क्या होता है, मीजोस्फेयर से ऊपर, मीजोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इनके बीच में ही क्या होता है, हमारा आयन मंडल होता है, आयनोस्फेयर होता है। मीजोस्फेयर बेसिकली आपका मीजोस्फेयर में मैंने बताया ना आयन होते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है ना, मध्यमंडल या मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के ऊपर हम जैसे जाते हैं तो तापमंडल एक्सोस्फेयर आता है। तो इसमें क्या होते हैं, आयन होते हैं। मीजो से जैसे ऊपर जाएंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में और एक्सोस्फेयर में क्या होते हैं, मीजो से जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ इसी को आयनोस्फेयर बोलते हैं। यहाँ आयन्स की अधिकता पाई जाती है। मीजो की ऊपरी सीमा से स्टार्ट हो गए, ठीक है, मीजो की ऊपरी सीमा से स्टार्ट हो गए इस तरीके से। तो आयन मंडल क्या है, समताप मंडल की निचली सीमा नहीं है, तो ये हमारा सही नहीं है। तो सही नहीं है वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यात्री को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, इन्होंने बहुत ज़्यादा यात्राएं करी थी और बेसिकली बहुत टाइम इंडिया में स्पेंड करा था, इसलिए तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं फायान, हिंसांग, इत्सिंग और अलबरूनी। तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ये तो
काफ़ी टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, हेनसांग को बोला जाता है। ठीक है, तो हेनसांग, सबसे पहले तो हेनसांग के बारे में देख लेते हैं। अब हेनसांग के बारे में डिस्कस करते हैं। हेनसांग किसके समय पे आए थे? हर्षवर्धन के समय पे आए थे, और ये टाइम पीरियड भी पूछा गया है एग्जाम में, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 606 से 647 ईस्वी में क्या था? हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में लगभग ये 15 साल के आसपास रहे। और हेनसांग क्या उत्तराखंड भी आए थे। और इनका यात्रा विवरण है, हेनसांग का यात्रा विवरण क्या नाम है उसका? सी यू की। हेनसांग की यात्रा विवरण का नाम है सी यू की, ये बुक है हेनसांग की यात्रा विवरण वाली बुक। और हेनसांग ने, अगर उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में देखें तो हेनसांग ने कुमाऊं को क्या बोला था? कुमाऊं को ब्रह्मपुर बोला था, और काशीपुर को क्या बोला था? गोविसाण बोला था। अगर इसकी बात करें तो हेनसांग हरिद्वार में भी रहे थे। ठीक है, और हेनसांग के रिस्पेक्ट में ही हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया था, और तभी से कुंभ मेले की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्या हेनसांग के बारे में। अच्छा, फायान। फायान जो है बेसिकली एक तरीके से पहले चीनी यात्री बोल सकते हैं जो जिनने भारत को विजिट करा उस टाइम पे। तो ये आए थे गुप्तों के टाइम पे। गुप्त में भी बेसिकली चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे फायान आए थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में फायान, फिर उसके बाद हर्षवर्धन के टाइम पे चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड लगभग 375 से 415 के आसपास लगभग। ठीक है, लगभग ये वाला टाइम पीरियड था जो 375 से 415 के बीच में था, उसी बीच में फायान आया था। इत्सिंग, फिर देखते हैं इत्सिंग। इत्सिंग आया था 7वीं सदी में आया था। इनके बाद इत्सिंग आया था। कभी कभी क्रोनोलॉजी भी आती है, तो सबसे पहले फायान आया, फिर हेनसांग आया। ठीक है, फिर उसके बाद इत्सिंग आया। अगर चाइनीज यात्रियों की बात करें इस तरीके से चला। ठीक है, तो इत्सिंग 7वीं सदी के आसपास आए थे। तो इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला के बारे में वर्णन दिया है। हेनसांग ने भी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी थी। फिर आता है अगला अलबरूनी। अलबरूनी जो है, ये तो बेसिकली नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मुस्लिम शासक बेसिकली जो अरब से आए थे। ठीक है, अरब से जो आए थे, तो उसमें अगर बोलें तो बेसिकली अलबरूनी जो है गजनवी के टाइम पे, महमूद गजनवी। गजनवी जैसे दिमाग में आता है तुरंत से आपको सोमनाथ मंदिर याद आना चाहिए। गजनी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण कब करा? 1025 ईस्वी में। और जो सोमनाथ मंदिर में जो सोमनाथ भगवान की मूर्ति है उसको ये लेके गया, और इसने तोड़ के मक्का मदीना और गजनी की जो मस्जिद की जो सीढ़ियों पे लगा दी थी मूर्तियाँ। ठीक है, वही बेसिकली एक तरीके से ये अपने धर्म को फैलाने के लिए ये सब इनका कॉन्सेप्ट रहता था। बेसिकली दूसरे धर्म का ऐसे बहिष्कार करो या इस तरीके से, मतलब दूसरे का नुकसान करो, इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहता था। तो गजनवी ने क्या है, इसमें एक चीज़ आप ध्यान देखना, गजनवी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण करा, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। गजनवी ने सबसे पहले आक्रमण करा था 1000 ईस्वी में, और ये तब से कंटिन्यू करता रहा, क्योंकि भारत उस टाइम पे सोने की चिड़िया थी, बहुत सारा धन था। तो इसको पता था 1000 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक के भारत पर इसने लगभग 17 बार आक्रमण करा। लगभग क्या मतलब 17 बार आक्रमण करा, और जिसमें से एक आक्रमण इसका सोमनाथ मंदिर का भी था। सबसे ज़्यादा लूट इसने सोमनाथ मंदिर पे मचाई थी, और बहुत ज़्यादा हीरा सोना चांदी ये सब यहाँ से ये चोर के ले गया था। ठीक है, अच्छा, इसी में अलबरूनी ने एक बुक लिखी थी, तहकीक-ए-हिंद। कभी कभी बुक आ जाती है तहकीक-ए-हिंद, अलबरूनी की बुक भी आप याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कोटों की सहायता से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, जो ये इस तरीके के मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें आप घबराने, ये बहुत ईजी होते हैं। बस इसमें आपको कुछ पकड़ना होता है, बेसिकली जो कुछ फैक्ट आपको पकड़ने होंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो आपके आंसर कभी कभी उन्हीं से ईजीली निकल जाते हैं। तो अब ये देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एक तरफ हमें अधिनियम दे रखे हैं भारतीय इतिहास के अंग्रेजों के टाइम के, और दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दे रखी हैं। सबसे पहले आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म सब जैसे आता है, तो सबसे पहले तो आपको इसका टाइम पीरियड तुरंत से रिकॉल करो, 1909 में। अब मॉर्ले कौन था, मिंटो कौन था, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता था, भारत में एक भारत सचिव रखा जाता था, एक वायसराय रखा जाता था। मिंटो था बेसिकली वायसराय जो भारत में शासन संभालता था, और मॉर्ले था उसको मदद देने के लिए जो ब्रिटिश काउंसिल में बैठे रहता था, जिसको भारत सचिव नाम दिया जाता था, जो इसकी हेल्प करेगा वायसराय की। वायसराय यहाँ से जो भी काम करवाना है, ब्रिटेन की काउंसिल से जो काम करवाना है, वो भारत सचिव की हेल्प से करवाएगा। ठीक है, भारत के जो भी नए आदेश पारित हो रहे हैं या कुछ रिफॉर्म लाने हैं, जो भी है इस तरीके से। अब मॉर्ले मिंटो में जो क्या है, मिंटो ये बड़ा खतरनाक आदमी था। इसने क्या करा, इसी ने तो सांप्रदायिकता की शुरुआत करी, जो आज भारत पाकिस्तान अलग है
ये इसी की देन है, सांप्रदायिकता की शुरुआत करी, इसने मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया उस टाइम पे, ठीक है। तो सांप्रदायिकता का जनक भी बोला जाता है। भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसको बोला जाता है? मिंटो को बोला जाता है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो या मिंटो, लॉर्ड लगाने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है, लॉर्ड लायक तो कुछ काम नहीं करा इन्होंने, ठीक है, बेसिकली भारत को लूटा ही है। अच्छा, दूसरा तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म ने क्या करा? सांप्रदायिकता का जनक बोला जाता है, पृथक निर्वाचन की शुरुआत, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत करी। तो मॉर्ले मिंटो जैसे आया, तो अगर इसके ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो पृथक निर्वाचन, मॉर्ले मिंटो से पृथक निर्वाचन, यानी कि ए का क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ए का 3, अब आपको देखो, अब यहाँ पे क्या है, एक से पकड़ में नहीं आ रहा है, तो लेकिन मैं कुछ एलिमिनेट तो कर सकता हूँ। अगर ऑप्शन ए को देखूँ, ए का 4 है, इसको एलिमिनेट कर लिया, ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया, तो बी और सी में ही हमारा आंसर होगा। अब अगले को देखते हैं, अगले ऑप्शन को देखते हैं। अब मॉर्ले मिंटो पढ़ा है, तो इसके बाद देख लेते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड देख लेते हैं, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आता है? 1919 का, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर देखेंगे भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में भी क्या होगा? पहला नाम किसका होता है? भारत सचिव का, और दूसरा नाम किसका होता है? वॉयसरॉय का। इस तरीके से याद रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, चेम्सफोर्ड कौन था? भारत सचिव था, गवर्नर था, वॉयसरॉय था, तो क्या था? इस तरीके से जब भी आएगा तो चेम्सफोर्ड क्या था? वॉयसरॉय था, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने क्या करा था? 1919 में आया था। उससे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट के द्वारा जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड हो गया था, ये सब चीज़ें आई थी। तो भारत में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी हलचल एक तरीके से चल रही थी, तो अंग्रेजों ने थोड़ा सा रिफॉर्म लाने की कोशिश करी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या करा इन्होंने? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है, कन्फ्यूजन होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और भारत शासन अधिनियम, इसमें कन्फ्यूजन जो होता है उसको मैं यहीं पे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935 में, इन दोनों में डिफरेंस है और कुछ सिमिलरिटी है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने क्या करा? प्रांतीय द्वैत शासन की शुरुआत करी थी। प्रांतीय द्वैत शासन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता था? कुछ आरक्षित विषय रखे गए थे और कुछ हस्तांतरित विषय रखे गए थे। आरक्षित विषय मतलब जिन पे क्या करना है, आरक्षित विषयों पे क्या करा था? गवर्नर का अधिकार था। गवर्नर, और बेसिकली जो गवर्नर की काउंसिल थी उसको अंग्रेज गवर्नर रेगुलेट करते थे। और इसमें इन्होंने जो भी इंपॉर्टेंट विषय होते हैं, जैसे वित्त हो गया, कानून हो गया, ये सब इन्होंने रखा था। वित्त, कानून, रेवेन्यू, ठीक है, ये सब क्या रखा था इन्होंने? आरक्षित विषय में। और हस्तांतरित में क्या रखा था? हस्तांतरित में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि हो गया, ठीक है, जो बेसिकली भारतीयों के लिए इंपॉर्टेंट थी और जिस पे इन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं करना था, जहाँ से इनका पैसा वैसा बन रहा था वो इन्होंने अपने पास रख लिया। और हस्तांतरित विषयों में क्या करा था? 1919 के जो सुधार थे इसमें भारतीयों को भी, जो शासन में भारतीयों को भी इंक्लूड करना शुरू करा था। तो हस्तांतरित विषय सारे के सारे जो भारत से निर्वाचित किए जाते थे उन लोगों को दे दिया गया, और बाकी जहाँ से इनको पैसा वैसा कमाना था वो इन्होंने अपने पास रख लिए। ये यानी कि भारतीय के अंदर डाल दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा तुम अपने अपने हिसाब से देखते रहो, इस तरीके से भारतीयों पर डाल दिया। तो यहाँ ने प्रांतीय द्वैत शासन की बात करी। और इसी में क्या हो गया? द्विसदनीय विधानमंडल की बात हुई। द्विसदनीय विधानमंडल की बात हुई और भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया। और हाँ, एक अच्छा काम इसने जरूर किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने, इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रख लीजिए या इसको नोट भी कर लीजिए। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। ये हो गया 1919 के अधिनियम की बात। ऐसे भारत शासन अधिनियम में देखें तो भारत शासन अधिनियम जैसे ही आता है तो यहाँ पे क्या करा? प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, एकदम अपोजिट कर दिया। जो 1919 का था उसको अपोजिट कर दिया, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता दे दी गई मतलब वो थोड़ा सा खुद से अपना जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, इस तरीके से। और भारत शासन अधिनियम में क्या करी? संघीय ढांचे की बात करी, संघीय ढांचे की बात करी। और इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में। और ऐसे ही 1937 में क्या करा? संघीय न्यायालय बनाया गया। संघीय न्यायालय जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट, जैसे इंडिया का भी सुप्रीम कोर्ट है वैसे उस टाइम पे संघीय न्यायालय बनाया गया। और बहुत सारे इसमें संघीय फीचर लिए गए भारत शासन अधिनियम 1935 में। और भारत का जो संविधान है उसके में भी बहुत सारे आर्टिकल डायरेक्ट यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर हम ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या करा? द्वैत शासन व्यवस्था, ठीक है। देखो, प्रांतीय द्वैत शासन, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा? सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और भारत शासन अधिनियम, क्या संघ की बात हो रही है, यानी संघीय न्यायालय की स्थापना, बी का 2 हो गया। अब देखो, बी का 2 और सी का 4 कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो सी भी हमने एलिमिनेट कर लिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। अब आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी स्वतंत्रता देनी थी जब 1947 में भारत पाकिस्तान को क्या कर रहा, डिवाइड करके माउंटबेटन ने क्या कर दिया?
स्वतंत्रता, माउंटबेटन प्लान आया, वेबल प्लान आया, ये सब चीज़ें आई। तो वायसराय पद समाप्त कर दिया गया और भारतीयों को बेसिकली संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, इस तरीके से ये सब चीज़ें चली। तो ये हमने इस क्वेश्चन के ऑप्शंस इस तरीके से ऑब्जर्व कर लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय दर्शन की आस्तिक परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, नहीं है पूछा गया, ध्यान देना। अब देखो, आस्तिक परंपरा क्या होती है और नास्तिक परंपरा क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आस्तिक परंपरा और नास्तिक परंपरा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बना भी है, ऑब्वियस बात है। ठीक, और थोड़ा सा समझ लेते हैं। आस्तिक परंपरा में क्या होता है, बेसिकली ईश्वर में विश्वास होगा, यानी कि भगवान पे विश्वास रखा जाएगा, ईश्वर पे विश्वास होगा, वेदों की बात होगी। ठीक है, वेदों के बारे में बात होगी, वेदों को मान्यता दी जाएगी। ठीक है, और नास्तिक परंपरा में क्या होता है, ईश्वर पे विश्वास नहीं, वेदों की मान्यता नहीं, ये ठीक है, सिंपल बेसिक सा। आस्तिक मतलब जो भगवान पे विश्वास करता है, नास्तिक मतलब जो विश्वास नहीं करता है। तो आस्तिक परंपरा के अंतर्गत क्या है, हमारे कुछ दर्शन है। ये दर्शन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से दर्शन है, इनसे एक इसके इनके प्रवर्तक कौन है, ये भी पूछा जाता है। सबसे पहले न्याय, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट, जैसे जैसे न्याय हो गया, वैशेषिक हो गया, सांख्य हो गया, षड दर्शन की बात करते हैं, योग हो गया, ऐसे ही मीमांसा हो गया। मीमांसा के भी दो हैं, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा की क्या बोला जाता है, वेदांत भी बोला जाता है। तो अब इनके प्रवर्तक कौन थे, इनके प्रवर्तक भी देख लेते हैं। न्याय के कौन थे, गौतम मुनि। वैशेषिक के कौन थे, कणाद। सांख्य के कौन थे, कपिल मुनि। योग के कौन है, योग के तो पता ही होगा, पतंजलि। ठीक है, बाबा रामदेव ने पतंजलि, जो हमारे ऋषि पतंजलि थे, जो योगा बेसिकली पतंजलि से रिलेटेड करता है। अच्छा, मीमांसा, मीमांसा में दो है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के इसमें कन्फ्यूजन भी होता है, तो इसको ध्यान से समझना। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वादरायण। बाद में क्या आता है, उत्तर बाद में, यानी कि वादरायण। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और पूर्व वाले कौन हुए, जैमिनी हुए। और उत्तर मीमांसा को ही वेदांत भी बोला जाता है, यानी कि वेदों का अंत, यानी उपनिषदों की बात करते हैं। उपनिषदों से जिन्होंने जो शिक्षा उपनिषदों से मिलती है वो किस में आती है, वेदांत में आती है बेसिकली। ऐसे नास्तिक में अगर देखें, नास्तिक में कौन कौन से नास्तिक कौन होते हैं, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, ये धर्म क्या है, सीधे नास्तिक पे आते हैं। ये मतलब भगवान पे विश्वास नहीं करते। चारवाक हो गया, ये कर्म की बात करते हैं। ठीक है, चारवाक हो गया, आजीवक संप्रदाय हो गया, ये सब क्या है, ये नास्तिक परंपरा से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शंस देखें तो क्या कहें, योग, न्याय, वेदांत, ये सब क्या है, आस्तिक परंपरा से संबंधित है। कौन सा नहीं है, तो लोकायत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। अब देखो, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका, उसका ऑप्शन, औजार, एवं मशीन, हरित क्रांति का आधार, गैर कृषि क्रिया। तो इसमें सबसे पहले तो हरित क्रांति, जो चीज़ें आपने सुनी है, जो पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग आप चलने की कोशिश करो। हरित क्रांति, हरित क्रांति जैसे ही आता है, सबसे पहले भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन जी। MS स्वामीनाथन जी, जिनकी अभी 2023 में ही मृत्यु हुई थी, और इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था, रिकॉल कीजिए। भारत रत्न मिला है इन्हें 2024 में, मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया। और एक कृषि के क्षेत्र में इन्होंने जो योगदान दिया वो भूला नहीं जा सकता। बेसिकली भारत को भूखमरी से निकालने में इनके बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने क्या करा, हरित क्रांति की शुरुआत करी। और हरित क्रांति में क्या, हाई ईल्ड वैरायटी बीज, यानी कि जिनसे क्या उच्च उर्वरकता वाले बीजों का इन्होंने यूज करके उपज बढ़ाई, अधिक उपज देने वाले बीजों का उन्होंने उपयोग किया गया। और अगर हरित क्रांति की बात करें विश्व में कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। तो हुआ क्या था, नॉर्मन बोरलॉग ने 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत करी थी। बेसिकली ये USA से थे और इन्होंने मैक्सिको में एक्सपेरिमेंट करा था। और MS स्वामीनाथन ने भारत में, उसके बाद इन्होंने 1970 के दशक में भारत में, 1965 से 70 के बीच में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, MS स्वामीनाथन को। अब देखो, हरित क्रांति का आधार है, मैंने क्या बताया, हाई यील्ड वैरायटी बीज, यानी कि अधिक उपज देने वाले बीज। तो ऑप्शन सी से सीधे क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब सी से 1 को आप कनेक्ट कीजिए और ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो। सी से 1 का है, ए में नहीं है, ए हट गया। बी में है, सी में नहीं है, सी हट गया। ठीक है, ए और सी को सीधे सीधे हमने एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरा देखते हैं, औजार एवं मशीन, कृषि उत्पादन बढ़ाने का तरीका। कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाता है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुविध फसल प्रणाली, यानी कि मल्टीपल
फसल समय उगाएंगे, यानी कि बहुत फसलें एक साथ उगाएंगे, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न होंगे, ठीक है, एक फसल यहाँ पे, एक फसल यहाँ पे, एक फसल यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, अलग अलग फसल की मांग बाजार में उत्पन्न होगी, ठीक है। मतलब एक ही फसल बहुत ज़्यादा उग जाएगी तो उस पर भी क्या होगा, डिमांड फिर उसकी कम हो जाती है। डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर कोई चीज़ बहुत हो जाती है तो उसकी क्या होती है, वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरीके से तो बहुविध फसल प्रणाली से कर सकते हैं। औजार एवं मशीन खरीदने के लिए क्या चाहिए, आपको पूंजी चाहिए, तो इससे रिलेट कर दो किसको, स्थायी पूंजी को, ठीक है। और ऐसे ही गैर कृषि क्रिया, डेयरी क्या होती है, गैर कृषि होता है, यानी कि दूध उत्पादन क्या होता है, कृषि का एडिशनल पार्ट होता है, यानी कृषि करो साथ में पशुपालन कर लो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कृषि से डायरेक्टली लिंक नहीं है, पशुपालन थोड़ा सा एडिशनल पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर इसके ऑप्शंस को हम ऑब्जर्व करें तो ए का क्या हो गया, ए का 2, बी का 3, सी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1 किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने हरित क्रांति देखी, ऐसे ही दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, जिन्होंने जो अमूल बेसिकली आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल का फुल फॉर्म, ठीक है, ये वर्गीज कुरियन ने करी थी। अभी 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, इनको वर्गीज कुरियन को भी याद किया जाता है और संविधान दिवस भी होता है। और वर्गीज कुरियन का जन्मतिथि या बेसिकली दुग्ध उत्पादन से संबंधित इनको मिल्क डे भी बोला जाता है, नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है, वर्गीज कुरियन को याद करके। तो ये हो गया दुग्ध क्रांति। ऐसे ही नीली क्रांति किससे होती है, फिशरीज से रिलेटेड होती है, नीली क्रांति होगी। इस तरीके से ये हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील, खारा पानी कहाँ होगा, खारा पानी यानी बेसिकली नमक वाला पानी, नमक वाला पानी कहाँ होगा, जहाँ क्लाइमेट कैसा होगा, सूखा क्लाइमेट होता है, तो वहीं एरिड मतलब ऐसे एरिड रीजन में क्या होती है, खारे पानी की झील होती है। तो इसमें देखो सांबर, देखो मैं जैसे ही आपने देखा सूखा कहाँ होता है, सांबर, सांबर लेक कहाँ है, राजस्थान में, तो खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर लेक है। बाकी वूलर, डल और गोविंद सागर ये क्या है, आपकी मीठे पानी की झील है। अब यहाँ पे झीलों की बात हो रही है तो थोड़ा सा इंडिया की कुछ झीलों को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं भारत की, जिनको मैप के थ्रू दिखाए गए हैं, इनके आप लोकेशन भी पता होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वूलर लेक, ये देखो ये है वूलर लेक, और उसी के साथ में डल लेक, ये कहाँ है, ये कौन सा रीजन है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में वूलर लेक और डल लेक कहाँ है, आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, खुद से आप एनालाइज करके भी इसका आंसर कर सकते हैं, और साथ में मेरे एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको रिकॉल होगा। ये दिख रहे हैं पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक क्या है, डिस्प्यूटेड रीजन भी है पेंगोंग लेक के आसपास, इंडिया चाइना का यहाँ पे आर्मी आसपास में ही रहती है, ठीक है। पेंगोंग लेक का है आपका लद्दाख में पड़ता है। ऐसे ही सुखना लेक, सुखना लेक पड़ती है आपकी हिमाचल, हिमाचल और आपका सॉरी पंजाब और हिमाचल और पंजाब के, हाँ हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर में, ठीक है। सुखना लेक बेसिकली हिमाचल में पड़ती है। ऐसे सांबर लेक पड़ती है आपकी राजस्थान में, सांबर लेक होगी। ऐसे नाल सरोवर लेक पड़ती है आपकी गुजरात में, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी भी है, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य भी है। ऐसे भोस्ताल पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश हो गया। ऐसे लोनार लेक, ठीक है, ये आपकी लोनार लेक हो गई आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका पानी बेसिकली पिंक कलर का हो जाता है, एक टाइम जो आता है ना साल में एक बार, इसका पानी पिंक कलर का हो जाता है। और एक क्रेटर में बनी हुई लेक है, इसमें उल्का पिंड गिरा था, तो इस तरीके से बनी हुई लेक है लोनार लेक, इससे भी ये क्वेश्चन भी बन जाता है। केरला में बहुत सारी लेक है, उसमें से भी दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखी है, वेम्बानद और अष्टामुड़ी लेक, ठीक है, वेम्बानद अष्टामुड़ी लेक, ये सब का है केरला में। ऐसे पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश, पुलिकट, कोलेरू, ये सब क्या है आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में आपकी नागार्जुन सागर लेक, चिल्का लेक उड़ीसा में, ठीक है। और ऐसे ही कांवर लेक आपकी झारखंड में, कांवर लेक को अभी बेसिकली वेटलैंड भी है, कांवर वेटलैंड भी है उसके आसपास ही। और ऐसे ही डीपोर बिल है आपकी असम में पड़ती है, डीपोर बिल लेक। ऐसे ही यहाँ पे सिक्किम में भी एक गुरुडोंगमर लेक, जो सबसे हाइट पे लेक है, गुरुडोंगमर लेक। ऐसे उमियाम लेक है आपकी मेघालय में, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उमियाम लेक कहाँ स्थित है, मेघालय में। ऐसे लोकटक लेक, जिसमें क्या है फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, लोकटक लेक, ये कहाँ है आपकी मणिपुर में। उमियाम लेक है आपकी मेघालय में। ये हमने कुछ मेजर इंपॉर्टेंट लेक देख ली, इनके आप लोकेशन भी आप दिमाग में रखिए, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध दल बदल निषेध कानून से है। तो देखते हैं, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या बोलता है, इसको समझते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। पहले अपने आप में एक क्वेश्चन ये है, 91 संविधान संशोधन कब हुआ था, कब का है, 2003 का है। अब इसमें है क्या,
91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, जो हमारा मंत्रिपरिषद होता है, प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है या मंत्रिपरिषद होता है, उसमें जो चुने हुए होते हैं, यानी कि कुल जो सदस्य चुने जाते हैं, संसद में जो सदस्य चुने जाते हैं, उसमें से सिर्फ 15% ही मंत्रिमंडल का भाग होंगे कुल सदस्यों का, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। और ऐसे ही राज्यों की बात करें तो राज्यों के लिए क्या है क्राइटेरिया, कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए सीएम को मिला के, यानी कि मुख्यमंत्री को मिला के 12 सदस्य होने चाहिए मंत्रिमंडल का हिस्सा। किसने बोला? 91 संविधान संशोधन अधिनियम ने। दूसरा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। इसने बहुत सारी चीज़ें करी थी। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, 3 शब्द जोड़े गए थे। इसने क्या करा था? इसने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। ठीक है। मौलिक कर्तव्य किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे आए थे, और जिन्होंने 8 की सिफारिश करी थी, 2 इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से जोड़े थे, तो टोटल अभी हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। और इसी तरीके से इसने क्या करा था? राष्ट्रपति की शक्ति कम कर दी थी, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया था। ठीक है। इस तरीके से इसने बहुत सारे अमेंडमेंट करे थे। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी संविधान भी बोला जाता है। अगला है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन जैसे आता है आपको पंचायती राज याद आना चाहिए। पंचायती राज के बारे में इसने बात करी थी, यानी कि पंचायतों के बारे में बात करी थी, त्रिस्तरीय पंचायतों की बात करी थी। इससे अशोक मेहता कमेटी आनी चाहिए, बलवंत राय मेहता कमेटी आनी चाहिए, आपको याद आनी चाहिए, पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज की बात करी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ये पंचायती राज के लिए हमने क्या करा? संविधान में एक अनुसूची जोड़ी। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। ठीक है। और 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े? 243 से लेके 243 ओ तक जोड़े। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से ये जोड़ा। 74 से क्या कर रहा? म्यूनसिपालिटी जोड़ दी, यानी कि नगर पालिका के बारे में बात करी। नगर पालिका, इसको संविधान संशोधन के कौन से अनुसूची जोड़ी? 12वीं अनुसूची जोड़ी। 12वीं अनुसूची जोड़ी, और साथ में 243 पी से लेके 243 जेड जी तक क्या है, इसके आर्टिकल दे रखे हैं। ठीक हो गया। तो ये सब चीज़ें हो गई पंचायत और म्यूनसिपालिटी के बारे में बातें होंगी। अब ऐसे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम को लागू कर दिया गया था, तो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? पंचायती राज अधिनियम मनाया जाता है। अब हमारा ऑप्शन डी है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। इन तीनों को देख लिया, तो दल बदल तो अभी तक किसी में आया नहीं, तो ऑप्शन डी ही हमारा क्या है? राइट आंसर है। अब दल बदल के बारे में समझते हैं। दल बदल क्या है? ठीक है। ये सब चीज़ें आप साथ ही साथ नोट भी करते चलिए। ठीक है। अभी यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं अब दल बदल के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। तो दल बदल अधिनियम, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि दल बदल अधिनियम कब का है? तो 1985 का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है। दल बदल में हुआ क्या था? बेसिकली क्या करते थे पहले, कोई पार्टी या कोई बंदा जैसे इलेक्शन जीता तो वो क्या करता था? पार्टी चेंज कर देता था। तो 1960 और 70 के दशक में एक कहावत बहुत फेमस हो गई थी, आया राम गया राम करके। ठीक है। आया राम गया राम करके कहावत बहुत फेमस हो गई थी। और क्यों फेमस हुई थी? क्या हुआ था 1967 में, एक हरियाणा के विधायक थे गया राम, तो इन्होंने क्या करा था, 15 दिन के अंदर इन्होंने 3 बार पार्टी बदल दी। जैसे अभी कांग्रेस बीजेपी और आप मान लो, या कोई 3 पार्टी मान लो, क्षेत्रीय पार्टी मान लो, जो भी है, इस तरीके से क्या करा इन्होंने, एक दिन एक पार्टी में, अगले दिन दूसरी पार्टी में, तीसरे दिन दूसरी पार्टी में। ठीक है। 2-3 पार्टियां ऐसे बदल दी। तो इससे क्या होता है, इससे जो संविधान का स्ट्रक्चर है ना, उस पर दिक्कत आती है। बेसिकली किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं रहेगी, जब जिसको जहाँ से बेनिफिट मिलेगा वो इंडिविजुअल अपना वहाँ से पैसे में से लेके, या जो भी है वहाँ से अपनी खिसक लेगा दूसरी पार्टी में, या फिर वहाँ से पैसे लिए या वहाँ से कुछ बेनिफिट उठाए। इस तरीके से क्या कर रहे हैं लोग, क्या करते हैं बहुत फ्रिक्वेंट एक पार्टी से दूसरी पार्टी चली जाती थी। तो इससे सरकार एकदम स्टेबल सरकार नहीं रह पाती थी, सरकार गिर जाती थी। कई बार क्या हो जाता था, त्रिशंकु सरकार बन जाती थी, हंग असेंबली हो जाती थी। त्रिशंकु सरकार मतलब किसी को बहुमत नहीं मिलना, तो उसमें क्या होता है, काम नहीं हो पाते, तो जो गवर्नेंस चलानी होती है वो नहीं चल पाती ढंग से। तो फिर क्या किया गया, दल बदल कानून लाया गया, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग करने लगे। तो इन्होंने सबसे शुरुआत करी, तो आया राम गया राम एक कहावत ही फेमस हो गई थी। तो इसी को रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसके थ्रू दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इससे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसमें क्या होता है, अगर कोई अपनी चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी को जैसे दूसरी पार्टी में चले जाता है, तो वो क्या होती है, उसको निष्कासित कर दिया जाता है, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और अगर इसी में एक क्लॉज ये है, अगर 2/3 विधायक या 2/3 जो भी हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए, तो उसमें लागू नहीं होगा। 2/3 मतलब मेजोरिटी चले गया ना,
मतलब एक पार्टी तो उस टाइम पे दल बदल लागू नहीं होगा। अगर इंडिविजुअल एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जा रहे तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो ये दल बदल को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। ठीक है, तो ये संशोधन अधिनियम बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के संदर्भ में सत्य नहीं है। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, नहीं है बोला जा रहा है, तो ये ध्यान से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब का है? 1986 का, 1986 का है, यानी कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये कानून बनाया गया था। अब इसके अगर ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें, अगर इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, अगर लेकिन एक बार इसके ऑप्शंस को देखो तो आप कैसे एनालाइज करोगे वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो इसके ऑप्शंस देखो, क्या है? असुरक्षित उत्पादों से उपभोक्ता की भौतिक सुरक्षा, हाँ बेसिकली ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है। अनुचित व्यापारिक व्यवहारों से आर्थिक सुरक्षा, हाँ इसी के लिए है सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। केवल सार्वजनिक क्षेत्र पर लागू होगा, क्यों? प्राइवेट वाले जो कोई कंज्यूमर है तो प्राइवेट से वो कोई सामान लेता है, अभी के टाइम पे तो बहुत सारे क्या हैं, प्राइवेट से ही सारे मोस्ट ऑफ द चीज़ें जाती हैं, ठीक है, जो हमारे खाना पानी ये सब बेसिकली क्या है, प्राइवेट एजेंसी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। तो केवल सार्वजनिक, देखो जहाँ भी ऐसा वर्ड आए केवल या ओनली, ऐसा कुछ वर्ड आए तो उस पर आपको अलर्ट हो जाना है कि ये कहीं गलत तो नहीं हो सकता। केवल सार्वजनिक नहीं, सार्वजनिक और निजी दोनों पे लागू होता है, तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा, तो यही हमारा सही नहीं है। बाकी चौथे को मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन बट अभी देख लेते हैं। एकाधिकार जनित व्यापारिक व्यवहार से सुरक्षा, बेसिकली इन दोनों में कुछ पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें बातें इसमें भी पॉजिटिव हैं, लेकिन इसमें क्या बोला, केवल बोल दिया, मतलब निजी पे लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब निजी वाले क्या कर सकते हैं, सुरक्षा, उपभोक्ताओं की सुरक्षा का हनन कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन को जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो एक बार ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर लो, तो थोड़ा सा उसमें आप रिस्क लेके भी उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं धीरे धीरे तरीके भी बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से आप एलिमिनेट करते हैं, तो ये टेक्निक भी धीरे धीरे हम साथ साथ सीखते रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, केवल सार्वजनिक क्षेत्र पर लागू होता है, सार्वजनिक नहीं निजी भी पर भी लागू होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? संपत्ति का अधिकार क्या था, पहले इसको मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त था, फिर क्या हुआ, लोगों ने क्या करा, संपत्ति के अधिकार के चक्कर में क्या करा, कोर्ट पे अपील करनी शुरू कर दी। किसी की संपत्ति अगर सरकार लेती तो वो सीधे जाके कोर्ट पे चले जाता। तो मौलिक अधिकार के हनन पे सीधे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होती है। तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर रखा है, आर्टिकल 32 दे रखा है, तो आर्टिकल 32 का मिसयूज करने लग गए। ठीक है, हर कोई मौलिक अधिकार के चक्कर में क्या करता था, किसी क्या था, स्वतंत्रता के टाइम पे क्या होता है, 1947 के टाइम पे काफ़ी लोगों के पास जो जमींदार थे उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, तो वो किसी को देना नहीं चाह रहे थे। सरकार चाह रही थी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि इक्वल सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो और इस पर कुछ तरीके से कृषि या जो भी है लोगों को सेटल किया जाए। इंडिया पाकिस्तान का वैसे पार्टीशन हुआ था, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो लोगों ने तो संविधान ने क्या करा, इसको मौलिक अधिकार में रखा हुआ था पहले, जब संविधान हमारा बन के लागू 1950 के बाद, तो बहुत सारे हमारे केसेज इस पर चलने शुरू हो गए इस तरीके से। ठीक है, तो फिर क्या करा, इसको हटाया गया। तो संपत्ति का अधिकार को हटाकर क्या करा गया, ये कब हटाया, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में के द्वारा क्या करा गया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर भाग 12 में डाल दिया, और कौन से में डाल दिया, 300A में डाल दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 300A में डाल दिया गया। ठीक है, भाग 12 में। अब भाग 12 में क्या है, भाग 12 में क्या कर दिया गया, इसको डाल दिया गया। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं कि अगले भाग को भी देख लेते हैं। अब भाग 13 में क्या है, भाग 13 में क्या है, ट्रेड के बारे में, ट्रेड, कॉमर्स, ट्रेड वाणिज्य के समागम के बारे में बातें हैं। अब भाग 13 में कौन से कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं, 308 से लेके 301 से लेके 307 तक आते हैं इसमें आर्टिकल। ठीक है, भाग 13 में। फिर ऐसे ही भाग 14 इंपोर्टेंट है, भाग 14 XIV। ठीक है, भाग 14 में क्या आता है आपका, अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक, इसमें क्या आती है, UPSC, स्टेट PSC, इन सब के बारे में इन सब के बारे में इसमें प्रावधान दिए गए। UPSC, SPSC, ऐसे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में प्रावधान दिए गए। और ऐसे ही ये क्वेश्चन बन जाते हैं कौन से भाग में क्या दिया गया है। ऐसे ही भाग 14 में ही आ गया, भाग 14A है, इसके बाद 14A में क्या है, ट्रिब्यूनल के बारे में दे रहा गया है। ऐसे ही भाग 15 में क्या दिया गया है, भाग 15 में क्या दिया है, चुनाव के बारे में। ठीक है, चुनाव के बारे में अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक निर्वाचन के बारे में, यानी कि चुनाव आयोग के बारे में 324 में। ठीक है, वयस्क मताधिकार के बारे में, ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो ये हमने
आज के क्वेश्चन इस तरीके से ऑब्जर्व कर लिए। तो अब इसको आप साथ साथ एनालाइज भी कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन के आंसर आपको आए। तो जब भी आप वीडियो लेक्चर देखते हैं PYQ के, तो उसमें आप पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनिए। तो साथ साथ आपकी एक तरीके से एक्टिव प्लस पैसिव आपका रिवीजन प्लस कॉन्सेप्ट का आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग धीरे धीरे ये सब चलते रहते हैं, ठीक है। तो बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।